नमस्कार, मैं हूं सरिता सिंह और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज बहुत विशेष दिन है। आज का दिवस है 28 मई और 28 मई जाना जाता है विश्व महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में। साथ ही साथ ये जाना जाता है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में। 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस तो मनाते हैं। हमको लगता है कि हम 8 मार्च को विश्व महिला दिवस बनाकर जो है बहुत साक्षर हो गए, बहुत सशक्त हो गए, लेकिन बहुत सी ऐसी समस्याएं जो महिला के जीवन में आती है जो उसकी को अक्षम बनाती है। 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि यूं ही नहीं कहलाती औरत, बड़ा जतन करना होता है। औरत को औरत होने का बड़ा सहन करना होता है। और बिखरे घरौंदों को घर आंगन को उपवन करती औरत, और रोते दिल को समझा के मन को सावन करना होता है। तो औरत को औरत होने के जो जतन और सहन करने होते हैं, उसमें आती हैं औरत की निजी जीवन से संबंधित उसका निजी स्वास्थ्य। तो आइए, आज हमारे बीच 2 चिकित्सक यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग विश्व महिला स्वास्थ्य दिवस को मना रहे हैं। हमारे बीच कम्युनिटी से भी लोग आए हैं। हम चर्चा करेंगे कि महिलाओं की वो कौन सी समस्याएं होती हैं जो नारी को स्वस्थ जीवन जीने में उनके लिए बाधक है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर अनामिका मैम से चर्चा करेंगे। हमारे बीच आज मेहमान के तौर पर आई हुई हैं। मैं आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ लाउड स्पीकर टीम की तरफ से। तो मैम, मैं जानना चाहूँगी कि नारी जीवन में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, तो मुझे लगता है कि 0.4% से ज़्यादा महिलाएं जो है नहीं कर पाती हैं इंडिया की अगर बात करें, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत इसका प्रचार प्रसार है। इंडिया में आज भी वो है कि थिंग शुड कीप कर्टन बिहाइंड, पर्दे के पीछे रखने वाली चीज़ है। आपके क्या विचार है? चूँकि आप एक महिला चिकित्सक हैं और एक सशक्त व्यक्तित्व भी हैं, तो मैं चाहूँगी आप कुछ इस पर अपनी राय रखें। थैंक यू सरिता जी, मुझे इस डिस्कशन में इन्वॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी भी इंडियन सिनेरियो में मासिक को, मेंसेस को एक टैबू के फॉर्म में लेते हैं। तो लोगों को समझना ज़रूरी है, इट्स ए फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन जो हर औरत को अगर होता है तो मीन्स ये शो कर रहा है कि शी इज़ टोटली नॉर्मल। आज भी औरतों को थोड़ा सा गांव में ये लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे छुपा के रखना है। मेन रीज़न यही है इसके टैबू के, लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि फिजियोलॉजिकल है जो एक हेल्दी औरत को होना ही चाहिए। इसलिए औरतों को इसके हाइजीन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है। जनरली मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगी कि मेंसेस होते क्या हैं। एग्जैक्टली हम डॉक्टर्स की टर्मिनोलॉजी में बोले तो हम मेंसेस को बोलते हैं शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ये हार्मोन्स का एक चेंजेस होते हैं पूरे मंथ में औरतों के। तो ये होता है कि झिल्ली जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी थिकनेस हार्मोन्स की वजह से चेंज होती है। अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी ठहर गई है तो फिर वो प्रेगनेंसी वाला एक रूट हो जाता है। बट अगर कभी मतलब कि मेजॉरिटी में अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है तो यही एंडोमेट्रियम शट ऑफ होती है। जो एंडोमेट्रियम शट ऑफ होती है उसे हम मेंसेस कहते हैं। अब एक हमको नॉर्मल लोगों को यही नहीं पता होता है कि इसमें नॉर्मल अमाउंट क्या है ना, नॉर्मल डेज क्या है। जनरली हम कहते हैं हर पीरियड 28 डेज में आना चाहिए। बट कभी भी किसी, जैसे एक नॉर्मल वेरिएशन हम कहते हैं कि 7 डेज बिफोर 7 डेज आफ्टर अगर आ रहा है तो इट्स टोटली नॉर्मल है ना। बट अगर उससे पहले मतलब 10 दिन पहले आ जाए या 10 दिन बाद आए तो इट्स एबनॉर्मल। और इसी तरह से जनरली हम कहते हैं मोटा मोटा 80 ml अराउंड जो ब्लड लॉस होता है किसी फीमेल का होता है। दूसरा होता है थोड़ा बहुत दर्द होना, एकदम नॉर्मल होता है पीरियड्स के साथ। अगर ये दर्द पहले नहीं होता है अब बढ़ रहा है तो ही ये कुछ एबनॉर्मल है, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है मीन्स ये ओव्यूलेटरी साइकिल है। अभी तो ये चक्र की बात हुई, ये पूरी रूपरेखा है, ये स्ट्रक्चर है कि ये मेंस्ट्रुअल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने दिन का ये चक्र होता है। लेकिन अगर हम साधारण तौर पे बात करें, हमारे बीच कम्युनिटी से 2 महिलाएं आई हैं। कुछ प्रश्न होते हैं आपके बतौर महिला मन में कि हम अपनी स्वच्छता का ध्यान कैसे रखें मासिक धर्म में। तो अगर इस तरह का कोई प्रश्न हो तो आप उस पर अपनी कुछ विचार दें कि कैसे हम स्वस्थ रहें। बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको नॉर्मल बताया है, किसी भी चीज़ को जानने के लिए पहले नॉर्मल समझ में आएगा तभी हम एबनॉर्मल समझ पाएंगे। तो जैसे कई बार महिलाएं होती हैं उन्हें यही नहीं समझ में आता कि मैडम ये मासिक हमारा ज़्यादा है कि कम है ना। नॉर्मली कई बार हम गाँव की औरतों को देखते हैं कि 10-10 दिन उन्हें ब्लीडिंग हो रही है, बट वो समझ नहीं पाती। औरतों से आसपास में बात किया, किसी ने बोल दिया अरे हमारे साथ भी ऐसा होता है। बट अगर किसी को 10 डेज ब्लीडिंग हो रही है तो ये नॉर्मल नहीं है। इसलिए लोगों को समझना ज़रूरी कि 5-6 डेज ठीक है और फिर उसके बाद अमाउंट में ज़रूरी होता है। लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे थोड़ा ब्लीडिंग हैवी हो सकती है बट धीरे धीरे टेपर होता है।
तो महिला को समझना चाहिए कि 5-6 दिन नॉर्मल अगर ब्लीडिंग होती है तो ओके, और अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड डे 3-4-5-6 पैड चेंज हो रहे तो भी ठीक है, बट ये नहीं कि उसके साथ क्लॉट्स आ रहे हैं या बहुत सारे मतलब 7-7 8-8 10-10 पैड चेंज हो रहे हैं, तो ये एबनॉर्मल है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है कि एक नॉर्मली हमको डिस्कशन करना चाहिए वो है कि हाइजीन कैसे मेंटेन करें। देखिए अभी भी हमारे पास वैसे तो आजकल महिलाएं काफ़ी जागरूक हो गई हैं, बट अभी भी काफ़ी फीमेल्स हैं जो अभी भी कपड़ा यूज़ करती हैं। हम डॉक्टर्स अगर रेकमेंड करते हैं तो हम कपड़े को बिल्कुल नो बोलते हैं, क्योंकि कपड़े से हाइजीन नहीं मेंटेन हो पाता है। अगर आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं रखेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बहुत सारे होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जो औरत के लिए आगे भी दिक्कत कर सकती हैं, लाइक एसटीडी वगैरह, बाद में औरत को बच्चा होने में तकलीफ़ देना और बहुत सारी तकलीफ़ें इस तरह से कर सकती हैं। इसलिए हम सभी को बोलते हैं कि पीरियड्स के टाइम आप मेंस्ट्रुअल पैड्स यूज़ करें। आजकल टैम्पून्स भी आते हैं और कप्स भी आजकल आ गए हैं, बट अभी कैप और टैम्पून इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता है, बट मेंस्ट्रुअल पैड ही बेस्ट है। और अगर मैं कहूँ कि कितनी देर में चेंज होना चाहिए, देखिए जनरली होता है कि औरतें एक आइडियली डॉक्टर हमेशा रेकमेंड करेगा कि कोई भी मेंस्ट्रुअल जो आप लेडी है वो पैड यूज़ कर रही है तो उसे 6 घंटे में अपने पैड चेंज ही करने। ये नहीं कि सेकंड थर्ड डे थोड़ा फ्लो कम हुआ तो वही पैड रखी हुई हैं 12 घंटे 14 घंटे। तो इट शुड बी रूल कि आपको 6-6 घंटे में पैड चेंज करना है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसा आपने अभी कहा कि एक दिन में कम से कम 4 से 5 पैड्स चेंज करने चाहिए, तो जो औरतें कामकाजी हैं, फील्ड में जा रही हैं या ऑफिस में हैं, या सडन उनको पीरियड आ गई, या कई बार ऐसा होता है कि कई संस्थान में जहाँ पे वॉशरूम की सुविधा नहीं है, तो फिर अगर वो तुरंत चेंज नहीं कर सकती हैं या सडन पीरियड आ गई, तो फिर उनके पास सेकंड ऑप्शन क्या हो? देखिए अगर कोई ऐसी वर्किंग फीमेल्स हैं जो, देखिए सडनली आने का मतलब एक औरत को जनरली आइडिया होता है कि ये हमारे डेज हैं जब हमें मेंसेस आ सकता है, तो एक नॉर्मली जैसे वी आर ऑल्सो वर्किंग तो हम लोग एक पैड अपने बैग में रखते ही हैं। तो सबको एजुकेट करना, अगर आपका इस टाइम है तो आप एक एक्स्ट्रा पैड मतलब रखें श्योरली। दूसरा, अब आप कभी देखिएगा गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया मॉल में, जैसे लाइक पहले क्या होता था कि बीच बीच में आप लंबे रूट पे निकलो तो बीच में जो पेट्रोल पंप होता है टॉयलेट्स बन गए हैं, उन टॉयलेट्स में या मॉल में आप देखेंगे अब गवर्नमेंट पैड रखवाता है, आप ये देखिएगा। बट जैसे आप कह रही कोई वर्किंग फीमेल है जिसको नहीं ले पाई है, तो उन्हीं सब के लिए थोड़ा टैम्पून्स वगैरह होते हैं, क्योंकि उसका एब्जॉर्ब की पावर थोड़ी ज़्यादा होती है। बट फिर भी टैम्पून्स, अगर कोई अपनी हाइजीन को प्रॉपरली टैम्पून नहीं मेंटेन कर पाएगी तो मैं हमेशा कहूँगी पैड आर बेटर, बट अगर ऐसी कंडीशंस के लिए तो वो टैम्पून्स वगैरह यूज़ कर सकती हैं। मान लीजिए वहाँ पास में कोई दुकान भी नहीं है और हम प्राथमिक तौर पे क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए अगर ये तो आप समझ लीजिए ना कि कपड़ा, अब उस कपड़ा नहीं यूज़ करना है, अब मान लो उसके पास इमरजेंसी तो डेफिनेटली कुछ तो लगाएगी, लेकिन एक इतना अवेयर होना पड़ेगा। अब हम चलते हैं कि सरकारी महकमे से हैं, हमारे बीच डॉक्टर श्रीमती बर्मन मैम हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर मासिक धर्म में स्राव होता है तो अक्सर मासिक धर्म के बाद और पहले सफ़ेद रंग के पानी का स्राव होना, क्या ये नॉर्मल है, और अगर नॉर्मल है तो कितने दिन? मैं चाहती हूँ इस विषय पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। सबसे पहले तो थैंक यू कि मुझे इस जगह आपने बुलाया और इतने महत्वपूर्ण चीज़ों में पूछ रही हैं आप मुझसे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे नॉर्मल जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो आप पीरियड्स के अप टू 14 to 15 डेज़ होता है, ठीक है, वो नॉर्मल होता है। फिर अपने आप फिर वेजाइना ड्राई होता है, फिर धीरे धीरे जब पीरियड आएगा उसके पहले फिर थोड़ा डिस्चार्ज होता है, फिर आफ्टर दैट फिर डिस्चार्ज होने लगता है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन कभी अगर ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आ रहा है, जैसे खून आ रहा है उसके साथ डिस्चार्ज के साथ, या फाउल स्मेलिंग जैसे महक रहा है उसमें, जैसे गंदा स्मेल आ रहा है, तो चिंता करने की बात है और उसके लिए हम लोग को आगे कुछ ट्रीटमेंट या इसके प्रोफाइलैक्सिस लेनी पड़ेंगी। तो उससे क्या होता है कि हम लोग, जैसे हमारे पास पेशेंट आए कि उनको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम लोग पहले तो इनका जांच करेंगे कि कैसा डिस्चार्ज है, किस तरह का पैटर्न बता रही है, कि उनको पहले क्या पीरियड के जस्ट बाद डिस्चार्ज हो रहा है, कि इससे बीच बीच में हो रहा है, कि ब्लड मिक्सड हो रहा है, किस तरह का डिस्चार्ज है। अगर पेशेंट बताते कि नहीं मुझे डिस्चार्ज जो हो रहा है उसमें स्मेल आ रहा है या थोड़ा ब्लड मिक्स है, तो हम आगे के इसके टेस्ट कराएंगे। टेस्ट में जैसे हम लोग सरकारी में क्या करते हैं, पैप्स में टेस्ट करा
कराते हैं, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कोई एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं दिख रहा है, जिससे क्या पेशेंट को जैसे कैंसर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण इनको ब्लीडिंग जैसे महक आ रहा है या इसके जैसे ब्लड मिक्स हो रहा है। सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कि इरोजन तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? क्या मासिक धर्म के दौरान असुरक्षा जो बरती गई हो और जो है साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? एक तो HPV इन्फेक्शन से भी होता है, ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा जैसे मॉर्टेलिटी इसके कारण भी होता है। सर्वाइकल कैंसर ये बहुत बड़ा कॉज है, जो एक सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल डेथ होता है। तो इसको तो हम लोग अभी सरकारी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इसका आगे प्रोफाइलैक्सिस लिए जा रहे हैं। लड़कियों को 9 to 14 ईयर्स के बिटवीन एज में हम लोग कैंसर वैक्सीनेशंस भी लगवा रहे हैं अब। अच्छा, तो सरकारी में क्या ये इस तरह की कोई? हाँ, जैसे जिला अस्पताल में हम लोगों ने स्टार्ट करवा दिया है। अभी HPV के विषय में मैम आप बात कर रही थी, ये टर्मिनोलॉजी क्या है और क्या जो है लक्षण है, क्या इसके बचाव है, क्या चीज़ें हैं, इस पर आप प्रकाश डालें। ये तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होता है, मोस्टली सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में ही होता है, ठीक है। और इसका एक्सपोजर जो होता है मैंने बहुत जल्दी होने लगता है। तो फॉर दैट हम लोग 9 to 14 ईयर्स एज में एक वैक्सीनेशन के लिए सोचा जा रहा है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में तो शुरू हो गया, बट गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाए। बट एक स्क्रीनिंग हम लोग ज़रूर करते हैं सर्वाइकल कैंसर का, जिसको हम लोग बोलते हैं पैप स्मीयर टेस्ट। तो ये तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया प्राइवेट सेक्टर से। तो ये तो बात हुई HPV की स्क्रीनिंग की, जो कि सरकारी संस्थानों में सरकारी महकमे इसके लिए पूरे लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी कुछ सुविधाओं की कमी है, या हम ये कहें कि वैक्सीनेशन सरकारी सेक्टर में नहीं हो रहा है, ये वैक्सीनेशन अभी प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर से हमारे भी जो चिकित्सिका यहाँ पर बतौर अतिथि आई हुई हैं, मैं उनसे चर्चा करना चाहूँगी कि मैम VP का जो वैक्सीन है वो क्या है और कैसे लगाया जाता है, कितने चरणों में है, क्या उसकी रूपरेखा है, बताएँ। सरिता जी, वैक्सीनेशन से पहले मैं बस ये बताना चाहूँगी कि कोई भी इंसान कैंसर से क्यों डरता है, क्योंकि कैंसर ऐसी चीज़ है कि अगर इनिशियली हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया तो हम किसी को भी सेव कर सकते हैं, उसके बहुत सारी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बस कैंसर की प्रॉब्लम क्या होती है, अगर ये लेट स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है तो फिर हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होती है। अगर मैं बात करूँ तो औरतों में 2 कैंसर्स बहुत कॉमन है, जिसमें एक होता है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा होता है सर्वाइकल कैंसर। तो मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। बस ब्यूटी ऑफ सर्वाइकल कैंसर ये है कि एक सिंगल कैंसर ऐसा है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन बनी है, अदरवाइज कोई भी कैंसर ऐसा नहीं है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन बनी हो। दूसरी सर्वाइकल कैंसर की एक बहुत प्यारी बात ये है कि ये सर्वाइकल कैंसर की जो कुछ बहुत सिंपल जांचें होती हैं, जिसके लिए हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए, उसी के थ्रू हम इसको स्क्रीन कर सकते हैं। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि मेजॉरिटी फीमेल्स को एक बहुत सिंपल स्टेप्स के थ्रू, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया पैप स्मीयर होता है, वो जस्ट OPD प्रोसेस है, उसमें कोई सुई नहीं लगती, कोई दर्द की सुई नहीं, कोई एनेस्थीसिया नहीं, किसी भी औरत को जस्ट लिटा के जैसे OPD में पेशेंट देखते हैं उसी बेसिस पे हम कर लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे विजुअल इंस्पेक्शन बाय ल्यूकोसाइड, मतलब कई सारे स्टेप्स होते हैं। बट सारे स्टेप्स की सबसे प्यारी बात है कि बहुत ही सिंपल होती हैं, तो आप बहुत सिंपल वे में बहुत कम रिक्वायरमेंट्स के साथ मेजॉरिटी बल्क को आप स्क्रीन कर सकते हो। अगर आप किसी महिला को स्क्रीन कर सकते हो तो उसके बाद हम कुछ डेफिनेटिव जो उसके डायग्नोसिस की जांच होती है वो करवा सकते हैं। तो कोई भी कैंसर, कहीं का भी कैंसर, उसकी सबसे अच्छी बात होती है हम उसे देखिए। अभी जरा सा सर्वाइकल कैंसर का डिस्कशन चल रहा है, तो पहले मैं इसी के रेफरेंस से बता दी। जैसे कि आपको पता है किसी भी औरत के लिए फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है, बट यही डिस्चार्ज अगर मतलब कि उसका नॉर्मली वाइट कलर होता है, बट इसका कलर चेंज है, कुछ येलोइश है, ग्रीनिश है, या बहुत फाउल स्मेलिंग है, या इतना ज़्यादा हो रहा है कि पेशेंट को इचिंग हो रही है, या कभी ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आ रहा है, तो दीज आर सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। तो हमारे पास कोई डॉक्टर आता है, तो कोई पेशेंट आता है, तो डॉक्टर सबसे पहले देखता है कि ये डिस्चार्ज किस टाइप का है। मेजॉरिटी केसेस में ये ड्यू टू इन्फेक्शन होता है। बस हमको ये होता है कि कहीं भी किसी पेशेंट में हमारा मिस ना हो जाए कि हम कैंसर छोड़ दें। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सिंपल सा पैप स्मीयर, आजकल लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होती है, इन सब के थ्रू हम लोग जाँच करा लेते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको इसकी वैक्सीनेशन पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला सिंगल कैंसर है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन है। लाइक इसका क्या होता है कि जैसे ये होता है किसकी वजह से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया एक वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो जो हमारी वैक्सीन होती है वो इसी के अगेंस्ट होती है। नॉर्मली हम कहते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी, देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ही ये ट्रांसमिशन होता है
फीमेल्स में, तो इसलिए जनरली सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले ही अगर हम वैक्सीन लगवा दें तो जो ये वायरस है वो सर्विक्स से अटैच नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों का फंडा है कि 9 to 15, क्योंकि जनरली ये प्यूबर्टी एज है, इसमें जनरली फीमेल्स सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती हैं, तो इसी टाइम कवरेज हम लोग दे दें। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे अब फीमेल जब भी आए 30-35 हम करेंगे ही, एक पैप स्मीयर कराएंगे फिर उसका वैक्सीनेशन करते हैं डेफिनेटली। अगर मैं शेड्यूल बताऊं तो जनरली ये अभी ऐसे तो बहुत सारे आजकल आ गए हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है आजकल 2 है, गार्डासिल और सर्वेरिक्स है। ऐसे तो नैनो वैलेंट भी आ गया है, बट जो मेजोरिटी हम लोग यूज़ करते हैं वो यही दोनों होते हैं। इनकी 3 डोज लगती हैं, एक 0 to 6 होता है, मीन्स एक आज लगेगी तो नेक्स्ट डोज सेकेंड, लाइक अगर रूटीन में ही हो गया तो डेफिनेटली आप समझ सकती हैं कि उसका रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। थोड़ा सी इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि दीज वैक्सीन आर वेरी कॉस्टली। लाइक अगर हम बोले तो एक वैक्सीन ही अभी अराउंड 3000 की अराउंड पड़ती है, तो आप समझिए कि 3 वैक्सीन अराउंड 9000 की पड़ गई, और जो भी नैनो करके नैनो वैलेंट आ गए हैं उनकी तो सिंगल कॉस्ट 9000 की होती है, तो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। इसीलिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कोशिश में है कि इसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, स्कूल लेवल पे गर्ल्स को गवर्नमेंट के थ्रू ही लग जाए, जिससे कि जो ये बहुत बड़ा बैरियर इकोनॉमिकल है वो हट जाए। और एक नई वैक्सीन आजकल सिंगल डोज वाली भी आ रही है, बट वो कितना एफिशिएंट है वो अभी बहुत क्लैरिफाई नहीं है। बस सिंगल डोज का ये होगा कि कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी और लोग मोटिवेटेड रहेंगे। लाइक 3 डोज के लिए समटाइम होता है कि लोग पूरा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्त्री स्वास्थ्य की बात है, और अगर वो एक वैक्सीन लगने से हमारी बिल्कुल काफी रिडक्शन, स्त्री है अभी जो हमारी बच्चियां स्कूल जा रही हैं, अगर उन समय उनको वैक्सीन लग जाए तो भविष्य की सुरक्षा हो जाएगी। बस एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपने वैक्सीनेशन ले लिया तो इसके बाद भी ये नहीं कि आप रूटीन चेकअप नहीं कराएंगी, क्योंकि आफ्टर वैक्सीनेशन भी आप कहीं ना कहीं रिस्क रहेगा। रिड्यूस हुआ है बट ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ तो एक शायद मेजर डाटा है कि ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। तो अगर आपको वैक्सीन आपने लगवाई है तो भी आपको डॉक्टर्स के साथ अपना जो एनुअल चेकअप होता है, लाइक जो इसका है, आपको वो अपना करवाना, जो सर्वाइकल स्क्रीनिंग एटलीस्ट 5। HPV की जो इन्फेक्शन के लिए स्क्रीनिंग होती है वो फर्स्ट स्क्रीनिंग कब होनी चाहिए, किस उम्र में लड़कियों को करानी चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, जो पैप स्मीयर कराते हैं हम यंग फीमेल्स में, जो अनमैरिड फीमेल है वर्जिन फीमेल्स में नहीं कराएंगे, है ना। तो इसीलिए कि यंग फीमेल्स में आप वैक्सीनेशन दे दो। बट क्या होता है कि वैक्सीनेशन के अलावा भी हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी फीमेल को बताना बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू हम ये इसके इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। सबसे ज़्यादा है सेफ सेक्स, है ना। लाइक जैसे कि अभी मैं बोलूँ कि सर्वाइकल कैंसर का रिस्क किस में होता है, तो जनरली सर्वाइकल, पहले ये जानना ज़रूरी है कि सर्वाइकल कैंसर का रिस्क किस में होता है ना। सर्वाइकल कैंसर का रिस्क में ज़्यादा जो लोकल हाइजीन पे ध्यान नहीं देती हैं, जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं, या ऐसे हस्बैंड जिनको खुद मल्टीपल सेक्स पार्टनर, तो उन फीमेल्स में, या वो फीमेल जिनकी सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत पहले शुरू हो गई है, लाइक जैसे पहले यंग एज में, बहुत यंग एज में शादी हो गई, तो लाइक इसका जो ट्रांसमिशन है सेक्सुअली है। तो आप जितनी कम एज में सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होगी, है ना, और जितने टाइम तक रहेगा तो उतनी ज़्यादा आपको रिस्क रहेगा HPV का। और इसलिए सेफ सेक्स के बारे में नॉलेज सबको होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर बहुत इम्पॉर्टेंट एक कॉज होता है जो सर्वाइकल कैंसर को प्रोन करते हैं। तो चाहे मेल पार्टनर हो, फीमेल पार्टनर है, उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये STD का भी रिस्क बढ़ाएंगे और कैंसर का भी रिस्क बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात मैम आपने कही। हम चलते हैं फिर सरकारी महकमे की तरफ और वन मैम से बात करते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे सेफ सेक्स की, तो UTI एक टर्म आता है, अक्सर लेडीज़ में ये बात आती कि UTI हो गया, यूरिन इन्फेक्शन से हो गया, या जो भी, ये टर्म क्या है और इसके कारण क्या है, कैसे ये होता है और कहाँ तक इसमें मासिक धर्म स्वच्छता लागू होती है, मैम उस पर चर्चा करना चाहिए। ये UTI का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, माने यूरिन का जो ट्रैक्ट है, जो किडनी से लेके यूरेथ्रा तक जो ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन होता है, तो यूरिन इन्फेक्शन होता है। मोस्टली फीमेल्स में बहुत कॉमन है ये होना, क्योंकि फीमेल्स में जो हमारा जो एनस का जो लैट्रिन का रास्ता है और पेशाब का जो रास्ता है वो बहुत पास होता है, इस कारण यूरिन का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा इसमें हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, जिसके कारण आगे जाके आपकी UTI ना हो।
और मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी इसमें इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जैसे हम लोग मेंसेस के टाइम पैड्स चेंज नहीं करते, एवरी 4 आवर्ली हम लोग को 4 to 6 आवर्ली हम लोग को पैड्स चेंज करना चाहिए, नहीं तो इससे भी एसेंडिंग इन्फेक्शन जो होता है वो यूरेथ्रा की तरफ जाते, जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि हमको इन्फेक्शन हो? हाँ, जैसे आपको बार बार यूरिन जाने के मन करेगा, जैसे यूरिन बहुत ज़्यादा लगेगा कि मुझे बार बार यूरिन जा रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, दर्द हो रहा है यूरिन करने में, बर्निंग मिक्चुरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, या आपको लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, जैसे नीचे पेट के जो नीचे की हिस्सा है उसमें दर्द हो रहा है, उसके कारण भी आपको जैसे पता चल सकता है कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक ये जानना चाहती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं या अक्सर दूर सुदूर देशों में रहती हैं, बाहर ट्रैवल कर रही हैं, ट्रैवल टाइम ज़्यादा है, तो उस दौरान जो है अक्सर वो यूरिन को रोक लेती हैं, तो क्या ये भी एक कारण है और कैसे ये प्रभावित करता है महिलाओं को? जैसे यूरिन अगर आप जैसे रोक के रखेंगे तो आपको बैक्टीरिया फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, जिसके कारण आपको यूरिन में ये ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आपको पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे ट्रैक्ट आपका क्लियर रहे और आपको इन्फेक्शन बार बार ना हो। बार बार आपका यूरिन जाएंगे तो आपका जो HPV इन्फेक्शन है, अगर आपने स्क्रीनिंग उसकी नहीं कराई है, वैक्सीन नहीं लिया है, तो फिर बाद में भी तो ये दिक्कत हो सकती है महिलाओं के साथ में आगे 30 या 40 की एज में आकर। हाँ, तो स्क्रीनिंग तो कराना ही चाहिए आफ्टर ये एट एज ऑफ 30 ईयर्स, तो सबको स्क्रीनिंग करना चाहिए 3 to 5 ईयर्स के बीच में। प्राइवेट सेक्टर की तरफ आती हूँ और मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो सामान्य जनजीवन में अगर हम किशोरी स्वास्थ्य की बात करें तो किशोरी के जीवन में कौन सी वो समस्याएं हैं, उनका समाधान वो कैसे करें? अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि जब उसका पीरियड शुरू हुआ है तो वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, थोड़ा अपने आप को अकेले में कैद कर लिया है, तो क्या ये सब ऐसे भी लक्षण देखने को मिलते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं? सरिता जी, जो आपकी क्वेरी है बहुत अच्छी क्वेरी है। देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए ये फैक्ट है, जब भी किसी लड़की को जो 10-12 साल की बच्ची है वो बहुत मैच्योर नहीं होती है, तो उसको जब पीरियड आता है डेफिनेटली वो थोड़ी चिड़चिड़ेपन, क्योंकि वो एग्जैक्टली समझ नहीं पाती। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर मदर को अपनी जो बच्चियाँ हैं 8-10 साल से एक थोड़ा सा उसको काउंसिल करके रखना चाहिए कि बेटा इस एज में आपको ये दिक्कत होगी। अगर ये दिक्कत होती है कि कुछ भी नीचे, तो आपको फ्रेंड्स लोगों से ना डिस्कस करके सबसे पहले माँ से बात करनी है। होता क्या है कि अभी भी हम लोग इस चीज़ को टैबू मानते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ खराब चीज़ें जिसे छुपा के रखना है। कहा गया है कि हर बालक की प्रथम पाठशाला है, तो मदर हाँ एक अच्छी सहेली होती है बच्चे तो के साथ, हर माँ को अपने बच्चे को ये काउंसिल करके रखना है कि बेटा ऐसा होना है, जब भी ये प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताओगे। माँ जितना काउंसिल कर सकती है वो करे, और फिर अगर कुछ नहीं हो तो उसमें डॉक्टर की हेल्प ले सकती है। दूसरा भी अपने टैबू के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था कि समटाइम गाँव में कहते हैं नहाना नहीं है, ये नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम काफ़ी देर से पर्सनल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो हर फीमेल को ये काउंसिल करना है कि ड्यूरिंग मेंसेस आपको डेली नहाना है, और नहाने के लिए ये नहीं कि जो अपने प्राइवेट पार्टों से सोप से खूब क्लीन करना, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप बहुत सोप यूज़ करोगे तो वो पीएच को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए सिंपल वाटर से क्लीनिंग होनी मस्ट है। आप यूरिन पास करने भी जाएं तो भी सिंपल वाटर से। तो जो आपके क्वेश्चन की क्वेरी है कि लड़कियां चिड़चिड़ी, ये फैक्ट है कि वो हर बच्ची होती है, इनिशियली वो समझ नहीं पाती, तो फर्स्ट रोल इसमें मदर का ही है कि वो बताएगी कि बेटा ये आपको हो सकता है। होता क्या है जनरली कि बच्चे हेजिटेट करते हैं कि उनके साथ कुछ एबनॉर्मल है, स्कूल नहीं जाएंगे, फ्रेंड से डिस्कस करेंगे, वो खुद भी छोटी बच्ची है, वो सीधा कुछ बताएगी तो बच्चा और हेजिटेट करता रहता है और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर पाता है। तो इसमें प्राइमरी रोल मदर का ही है। डेफिनेटली अगर मदर समझा के रखेगी तो ये इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मदर बताएगी बेटा बिल्कुल नॉर्मल है, ये सबके साथ होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि स्कूल लेवल पे भी ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए ताकि उस उम्र की 9 से 14 साल की लड़कियां, क्योंकि 14 साल तक वो यूज्ड टू हो जाती है, उनको पता हो जाता है, हैबिचुअल हो जाती है, लेकिन 9 से 13 साल की जो अवस्था होती है वो बहुत एडोलेंस एज होती है, बहुत एक अमेच्योर एज होती है। आजकल तो सरिता जी लाइफ स्टाइल चेंजेस होने की वजह से जो मिनार्की की एज है वो थोड़ी कम हुई है। पहले आप सुनते होंगे कि जनरली 13 ईयर्स के अराउंड मेंसेस स्टार्ट होता था, अब ये एज थोड़ी सी इधर शिफ्ट हुई है। मीन्स अब कई बार हमारे ओपीडी में गर्ल्स आती हैं 9 ईयर्स पे, 10 ईयर्स पे, 11 ईयर्स पे, उनको तो मदर बड़ी वरी करती है, मैडम हमारा 13-14 पे आया था, अब ऐसा होने लगा है। स्वस्थ है, उसका जो है शरीर स्वस्थ है तो वो अपने बच्चे को अच्छे से स्तनपान करा सकती है, लेकिन बहुत सारी स्त्रियों के जीवन में ये सुख नहीं आ पाता है। पता चला कि पहली डिलीवरी के बाद ही उसको जो है ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो मैम ये कैसे होता है, किस एज में होता है, कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं, क्या इसके लक्षण हैं, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।
ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में होने वाला मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर होता है। देखिए, इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं, सम टाइम तो ये फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे कि अगर किसी की मदर, सिस्टर, मासी को हुआ है तो कहीं ना कहीं उस लेडी में रिस्क रहेगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर किसी को हुआ है तो उसकी डॉटर को होना ही होना है। दूसरा, कुछ जीन्स होते हैं, उनके डिफेक्ट की वजह से होता है। तीसरा क्या होता है कि अगर कभी किसी के मिनार्की मीन्स पीरियड आने का टाइम पहले और मिनोपॉज थोड़ा लेट हो तो उस टाइम भी जो ये ब्रेस्ट कैंसर का जो रीज़न होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, तो फीमेल में उसका एक्सपोजर बढ़ता है, तो उन केसेस में इसका रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा क्या होता है, आजकल जैसे डिलेड मैरिज जो हो रही है और फिर डिलेड चाइल्ड बर्थ इटसेल्फ एक रीज़न है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क आजकल बढ़ रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था कि ब्रेस्ट कैंसर जनरली 40s 50s में आता था। अब जैसे जैसे औरतें पढ़ने लिखने लगी हैं तो उनकी शादी डिले होती है, बच्चा डिले होता है, तो ये थोड़ा सा और कम एज पे डिटेक्ट मतलब होने लगा है। दूसरा, जो औरतें अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है ब्रेस्ट कैंसर का। रिस्क फैक्टर तो ऐसे बहुत सारे हैं, मुझे लगता है उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कौन से लक्षण। कोई ऐसी माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया है तो उसको प्रॉपर स्तनपान अपने बच्चे को कराना चाहिए। डेफिनेटली, हाँ, हम हर औरत को ये, जैसे आजकल वर्किंग फीमेल्स बहुत हो गई हैं तो वो जनरली अब उतना ब्रेस्ट फीड को वो इम्पोर्टेंस नहीं समझती हैं। सम टाइम हम देखते हैं कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको एक मिथ होता है कि हम ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो साइज चेंज हो जाएगा, लूज हो जाएगा। सम टाइम हम ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो डेफिनेटली हाँ। तो आजकल क्या हो रहा है कि मतलब कम बेबी नॉर्म हो गया कि एक ही बच्चा करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो हम सब औरतों को बताते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो बच्चे के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, वो सबको पता है, लेकिन वो इटसेल्फ मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। दूसरा, ये इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजेरियन डिलीवरी, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट कराता है जिससे ब्लीडिंग कम करता है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को छोड़ दिया जाए तो माँ के लिए भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर अब हम नेक्स्ट कहें कि कौन से लक्षण होते हैं जिसके थ्रू पे कोई औरत ये समझ सके कि कहीं हमको इसका एक रिस्क नहीं है ना। देखिए, अगर किसी भी तरह की गांठ ब्रेस्ट में होना वो नॉर्मल नहीं है। अगर किसी भी महिला को ब्रेस्ट में किसी भी तरह की कोई गांठ फील होती है तो उसको डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जनरली जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस होते हैं उसमें गांठ पेन एसोसिएटेड इनिशियल स्टेज में नहीं होता है, लेकिन लेटर स्टेज में ये पेन एसोसिएटेड हो सकता है। दूसरा, निपल से किसी भी तरह का डिस्चार्ज होना, लाइक अब एक्सेप्ट मिल्क, लाइक लैक्टेशन पीरियड की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी औरत को अगर जो लैक्टेटिंग नहीं है, मतलब बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, किसी भी तरह का निपल से डिस्चार्ज आता है, चाहे वो वाइट हो, ग्रीन हो, ब्लडी हो, तो दीज आर सिम्टम्स ऑफ कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर स्किन का कलर चेंज हो रहा है या इनिशियली तो निपल ठीक थे, फिर निपल रिट्रैक्ट होते हैं। निपल रिट्रैक्शन का मतलब जो बाहर की तरफ प्रोजेक्शन निपल का होता है वो थोड़ा अंदर की तरफ हो जाता है। कभी कभी होता है जो बहुत एडवांस कंडीशंस होती है उसमें ना बिल्कुल घाव के फॉर्म में, लाइक ब्रेस्ट पे कोई घाव हो गया है उस फॉर्म में लेडी प्रेजेंट करती है। तो सम टाइम हम देखते हैं लोकल डॉक्टर्स से मिलती रहती है और लोकली ट्रीट होती रहती है, लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते। एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये आया कि क्या सिर्फ जो है ब्रेस्ट पर ही गांठें होंगी या उसके साइड में, जैसे यहाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी उस पर आने वाली ही थी, तो अभी जस्ट मैं ब्रेस्ट का बता देती हूँ, फिर मैं उसका बाद बताती हूँ। तो अगर इस टाइप का कोई घाव है तो, या सम टाइम क्या होता है कि जो ब्रेस्ट का स्किन का अपीयरेंस होता है वो हम कहते हैं कि जो संतरे के छिलके होते हैं उस टाइप का होता है, कुछ अंदर से खिंचा हुआ। तो दीज आर सिम्टम्स। और समटाइम्स हमको सिर्फ ब्रेस्ट में गांठ नहीं होती, कभी कभी जो एक्सिलरी रीजन होता है उसमें भी गांठ के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। दूसरा, अगर ये एडवांस स्टेज हो गई, क्योंकि कैंसर का सब जानते हैं कि ये मेटास्टाइज होती है, मींस दूर तक फैलती है। क्या होता है, मतलब ये जो आर्म्स के अंदर आर्म पेट जो होता है उसे एक्जिला हम लोग बोलते हैं, उसमें गांठ फील होना। फिर इसके अगर ये एडवांस कंडीशंस हो गए तो उसमें और भी फॉर्म, जैसे पीलिया के फॉर्म में हो सकता है, अगर ये लीवर में चला गया है, या बोन पेन के फॉर्म में अगर बोन में हो गया, तो ऐसे वो तो एडवांस स्टेजेस हो गई कि वो और भी सिम्टम्स के फॉर्म में हो सकता है। तो जनरली दीज आर द सिम्टम। दूसरा, फिर मैं कहना चाहूँगी, देखिए हर टाइम कोई डॉक्टर के पास लेडी नहीं आ सकती है, तो हर महिला को ध्यान रखना है कि उसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, जो कि बहुत ही बेसिक है और सबको पता होना चाहिए। हम कहते हैं कि ब्रेस्ट का साइज थोड़ा बहुत पीरियड्स के टाइम, मेंसेस के टाइम ड्यू टू हार्मोन्स, वाटर रिटेंशन की वजह से बढ़ सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं जब भी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करो तो आफ्टर मेंसेस करना है।
मैम मैं ये ब्रेस्ट कैंसर जो है इसकी जांच हम स्वयं कैसे करें कि ब्रेस्ट कैंसर है? कई बार होता है कि महिलाओं में अक्सर उनके स्तन में दर्द होने लगते हैं या टाइट सा हो जाता है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो लंबे टाइम तक महिलाएं नहीं जा पाती हैं डॉक्टर के पास से, तो खुद से वो कैसे जांच करें कि मुझे ये बीमारी हो गई है? देखिए, किसी भी औरत को अबव 30 सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की सिग्निफिकेंस समझनी ही चाहिए। तो हर औरत को जब पीरियड ख़त्म हो जाते हैं पोस्ट मेंसेस बाथरूम में जाए, अपर सारे क्लोथ्स हटा के वो अपना जो दोनों हैंड होते हैं वो सर के पीछे रख के मिरर में अपने ब्रेस्ट को देखेगी कि लाइक कहीं साइज़ में तो बहुत वेरिएशन नहीं है। फिर उसे क्या करना होता है कि जो अपनी फिंगर्स होती है उसके थ्रू सर्कुलर मूवमेंट करते हुए ब्रेस्ट को पैल्पेट करना होता है कि कोई गांठ तो नहीं है। अगर वो इस तरह से करती है, दोनों ब्रेस्ट को एग्जामिन करती है, तो उसको अगर कोई गांठ फील होती है या उसको देखने पे पता चल रहा है कि निपल अंदर की तरफ जा रहे हैं या स्किन के कलर चेंज हो रहा है या निपल से कुछ डिस्चार्ज आ रहा है या कहीं पे फोड़ा फुंसी होगी तो वैसे ही पता चल जाएगा। तो सिर्फ उसको एग्जामिनेशन ऐसे ही करना है, वो हमेशा मेंसेस के टाइम करती रहे। अगर उसको किसी भी टाइप की, जैसे मैंने अभी बताया, एबनॉर्मलिटी फील होती है तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आगे का मैं एक बहुत अच्छा प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि लोग कहते हैं अंडरगारमेंट्स का सही चुनाव ना होना भी, कहीं मैंने मैगजीन में पढ़ रखा था, क्या ये ऐसे भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं? डेफिनेटली देखिए, अंडरगारमेंट्स टाइट फिटेड होने से कैंसर तो नहीं कराएगा। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर अंदर जो ब्रेस्ट पहली या बॉडी जो अंदर टाइट है उससे जो है कुछ ऐसा होता है, गांठ बनना ऐसा, उसका यानी ये टोटल मिथ है। हाँ, उसका इससे कोई नहीं है। कंफर्ट किसी फीमेल का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो डेफिनेटली उसे अपनी फिटनेस पे ध्यान रखना चाहिए, बट उससे कोई कैंसर का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, गांठ का उससे कोई हाँ, नहीं वो है, नहीं। ये हो सकता है कि किसी को गांठ है तब भी वो टाइट फिटेड कर रही, फिटिंग का पहन रही, तो उसको अनकंफर्ट फील होगा, बट इटसेल्फ टाइट फिटिंग के ब्रास कैंसर का कॉज नहीं है। मैम ये ब्रेस्ट कैंसर का प्रारंभिक लक्षण क्या है? प्रारंभिक लक्षण, देखिए, इसका प्रारंभिक लक्षण किसी औरत में एक ही सिम्टम आएगा ये नहीं है। मैंने जो आपको 3-4 चीज़ें बताई कि कोई गांठ फील हो सकती है, निपल से डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है, कोई अल्सर फॉर्म में हो सकता है, या निपल्स का रिट्रैक्शन हो सकता है, या स्किन थोड़ा सा अनइवन होगी, या कोई अल्सर सा फील ऊपर हो रहा है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये किसी का फिक्स नहीं होता, या बगल में कोई गांठ होना, इनमें से कोई भी एक सिम्टम होगा तो लक्षण ये ब्रेस्ट कैंसर का है। फिर अगर वो डॉक्टर के पास आती है तो फिर हम आगे की जांचें कराती हैं। मान लीजिए किसी लम्ब के साथ कोई महिला आई है तो हम लोग देखते हैं कि लाइक अगर 40 साल से छोटी उम्र की है तो जनरली हम उसका अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट कराते हैं विद एक्सिलरी रीजन का, बट अगर 40 से ऊपर है तो बेस्ट होता है मैमोग्राफी कराना, लाइक एक्सरे होता है मैमोग्राफी में, सोनो मैमोग्राफी कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई कैल्सिफिकेशन है, कुछ भी विजिबल होता है जिसके थ्रू हमको एक आशंका लगती है कि हाँ ये हो सकता है। फिर फर्दर हम लोग बायोप्सी करवाते हैं, उसके बायोप्सी से ही कंफर्म होता है, ठीक है। फिर एडवांस तो काफ़ी सारी जांचें होती है कि हमें ये देखना होता है कि वो कहाँ तक मतलब फैल गया है। दूसरा मैं जनरल बस एक बात बताना चाहती हूँ, कई बार औरतें डॉक्टर से कंसल्ट इसलिए नहीं करती कि अरे हम गए तो उनका पूरा ब्रेस्ट कट जाएगा, है ना, ये बहुत कॉमन बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, हर कैंसर कभी इनिशियल स्टेज में आती हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ब्रेस्ट कटता है। समटाइम हम लोग सिर्फ गांठें ही निकालते हैं और गांठें और ब्रेस्ट प्रिजर्व कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी महिला का ऐसा है कि उसकी ब्रेस्ट निकालने की नीड भी आ रही है क्योंकि वो एडवांस स्टेज में है, तो भी आजकल कॉस्मेटिक गायनी इतनी आ गई कि हम लोग सिलिकॉन की कुछ मोल्ड्स होते हैं वो करके बिल्कुल ऐसी फील कर मतलब ब्रेस्ट इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे कि औरतों को बिल्कुल भी कुछ भी लाइक उसको ये नहीं लगेगा कि हमारा एक पार्ट डेफिशिएंट है। तो इस डर से सर्जरी कराने के बाद भी एक समान बिल्कुल डेफिनेटली। मान लीजिए कि अभी तो हमारे यहाँ 21 साल के लिए कानूनी आयु नहीं बनी है, 21 साल लड़के के लिए है और 18 साल लड़की के लिए। अगर किसी लड़की का 18 साल में शादी होता है और तुरंत उसका जो है ऐसा हो जाता है तो कितना वो घातक है? क्या ये सही है 18 साल में गर्भधारण करना या उसकी उम्र कुछ और होनी चाहिए? लगभग 2 साल बाद ही करना चाहिए जी, यानी कि 18 21 आफ्टर 20 ईयर्स या 21 ईयर्स जब 21 साल का पूरा होने पे वो गर्भाशय और वो ज़्यादा सही रहता है मातृ सुरक्षा के लिए और प्रसव के लिए पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से जो है तैयार होगी। अभी हम लोग बात कर रहे थे सुरक्षित मातृत्व की। कभी कभी होता है कि कम उम्र में गर्भधारण करने की जो समस्या आती है तो हम एक टर्म होता है MTP। तो MTP क्या है, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, जैसे अपने गर्भ को टर्मिनेट करना, जैसे ख़त्म। खून की कमी होती है महिला में, है ना। और जैसे MTP का भी एक रूल्स होता है, जैसे पहले तो था कि बिफोर 20 वीक्स था, अब 24 वीक्स तक कर दिया है। लास्ट में जो बिल वो एक्ट आया है उसमें ये कहा गया है कि 24 वीक्स तक आप कर सकते हैं टर्मिनेशन, एंड वो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में हो सकता है। तो जब गर्भ हटाने की जो प्रक्रिया होती है MTP, तो पहला MTP जब होता है किसी भी महिला के जीवन में, तो वो नेक्स्ट कितने दिनों बाद गर्भ धारण कर सकती है? वो तो अकॉर्डिंग टू द कॉज होता है। एक तो MTP होता है कि मदर खुद चाह रही है कि उसका MTP कर। कई परिवारों में उस पर जोर ज़बरदस्ती जबरन ये जो है किया जाता है, उसको फोर्स किया जाता है कि अरे कोई बात नहीं, अब तो तुम ठीक हो गई, तुम्हारी दवाइयाँ बंद हो गई हैं, अब तुम्हें फिर इसकी जो है शुरू कर देना चाहिए। अगर कोई इन्फेक्शियस कॉज हुआ तो 6 to 1 years आफ्टर ट्रीटमेंट तभी करना चाहिए। 6 months to 1 year, 1 साल तक का जो है अंतर बीच में रखना चाहिए MTP के बाद, और उसके बाद वो सुरक्षित जो है कर सकती है। बात कर रहे थे MTP की, कॉम्प्रिहेंसिव MTP के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि जब एक महिला से उसका गर्भ समापन करने के लिए कहा जाता है तो बहुत सारे दिमाग में उसकी चीज़ें आती, कभी कभी वो मेंटल डिस्टर्ब हो जाती है या अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस पर पूरी तरह से किसका अधिकार होना चाहिए? देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो डेफिनेटली जो भी उसके हार्म इफ़ेक्ट होते हैं वो मदर की हेल्थ पे होता है, तो इसमें डेफिनेटली मदर की ही कंसेंट मस्ट होती है। और अगर मैं बोलूँ तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जितना इजीली हम बोल दे रहे हैं, ये बहुत टफ चीज़ें होती हैं जो मदर की स्थिति को कभी कभी इतनी गंभीर कर देती है कि हम लोग कई बार देखते हैं कि लोग इधर उधर से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब करा लिए DNC, फिर RPOC बच गया, फिर उसका रिपीट कराया, सम टाइम बच्चेदानी तक निकालनी पड़ती है, और सम टाइम हमने इसमें मदर की डेथ तक देखी है। सम टाइम होता है, मेजॉरिटी अभी भी इंडिया में ट्रेंड है कि गांव में वो लोग जो टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कराते हैं वो लाइक सेफ्टी जो हाइजीन होता है उसके साथ नहीं कराते हैं, तो अनहाइजीनिक में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन तरीके से ना बिल्कुल इधर करा लेते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जो कि लॉन्ग टर्म मदर को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। बिल्कुल, ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है, कई बार बच्चेदानी में छेद भी हो जाता है, जैसे जो मेरा अभी कॉम्प्लिकेशन होता है बच्चेदानी में छेद की वजह से होता है। बट अगर कभी सेप्सिस हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकती हैं, जो कि फ्यूचर में प्रेगनेंसी को रोक भी सकती हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी को आजकल हम बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को काउंसिल करते हैं, क्योंकि हम कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत ज़्यादा इसीलिए काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि जो ये अनसेफ टर्मिनेशन होता है ये मदर के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। आपने शब्द का इस्तेमाल किया कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन से वो जो है कारगर उपाय हैं जिससे कि अनचाहे गर्भ से सुरक्षा हो सकती है, महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हैं इन चीज़ों का उपाय करके? तो थोड़ा सा उस पर देखिए, कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे वेज होते हैं, कुछ होते हैं टेम्परेरी, कुछ होते हैं परमानेंट। सबसे पहले तो होता है मेल और फीमेल वाला। देखिए, ईजीएस्ट होता है मेल में, बट इंडिया में ये बहुत ज़्यादा हम महिलाओं की आप चर्चा करें कि महिलाओं जी, मैं सिर्फ आपको मेल्स के लिए इसलिए वो कर रही हूँ कि जो भी प्रोसीजर आदमियों में होता है वो बहुत इजी होता है। अगर हम सर्जिकली वेसेक्टमी की भी बात करें तो वो बहुत ही पेनलेस होता है, बहुत ही छोटी सर्जरी होती है इन कंपैरिजन टू अगर हम किसी महिला का करते हैं तो वो कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा बड़ी सर्जरी होती है, जिसमें एनेस्थीसिया का हेल्प लेनी पड़ती है। इसलिए अगर हम कहें तो पुरुषों को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, क्योंकि औरतों को हम जो भी उसके लिए मेजरमेंट देते हैं, चाहे टेम्परेरी दें, उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं। जबकि अगर एक पुरुष कॉन्डोम का यूज़ करता है तो भी उसको कोई उसका हेल्थ रिलेटेड का साइड इफेक्ट नहीं मिलना, और वेसेक्टमी करता है तो भी उसको हेल्थ रिलेटेड कोई भी में अभी भी ये सुनने को आ रहा है। हमारे सोशल सेक्टर से 2 महिलाएं आई हुई हैं। मैं चाहूंगी कि महिला स्वास्थ्य से संबंधित जो भी प्रश्न आपके हों इस विषय पे, गर्भधारण, गर्भ समापन और जो भी रोकथाम होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, उन पर अगर आपका कुछ प्रश्न हो तो आप हमारे एक्सपर्ट से मैं जानना चाहूँगी कि परिवार नियोजन में या बच्चा भी रखना है नहीं रखना, इस डिसीजन में इस मेल्स की कितनी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है? देखिए, फैमिली हमेशा मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों की अंडरस्टैंडिंग से चलता है। जैसे अभी आपका क्वेश्चन था कि कब कंसीव करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है जो सबको समझना चाहिए। कोई भी आदमी औरत जब मेंटली, फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली वो आपको लगे कि मैं फिट हूँ, तभी बेबी प्लान करना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास अभी आपकी एजुकेशन पूरी नहीं है, हमने बच्चा कर लिया, तो आप सोचिए ना आप अच्छी हेल्थ पे रह पाएंगे, ना ही अपने बच्चे को अच्छा दे पाएंगे, है ना। तो ये
डेफिनेटली कपल दोनों का मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों का अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। दोनों को ढंग से अपनी जो भी परिस्थितियां हैं, अपनी जो जो कंडीशन है, उसको रिगार्डिंग उसके हिसाब से ही डिसाइड करना चाहिए। ये तो एक कहने की और चर्चा के विषय की बात हुई। जैसा कि सरकारी कई योजनाएं हैं, आशाएं हैं, ये लोग जाके गांव में ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करती हैं कि आपको बच्चे कब रखने हैं, अगर आप गर्भवती हैं तो आपको क्या सुरक्षा रखनी है। तो पुरुषों के लिए क्या योजनाएं हैं, ये मैं आपसे जानना भागीदारी है चाहूँगी कि पुरुषों के लिए क्या योजनाएं, उनको कैसे, उनको तो शिक्षित करना ज़्यादा ज़रूरी है एक महिला की तुलना में, क्योंकि अगर महिला गर्भवती हो रही है तो उसमें पुरुष का भी विशेष योगदान होता है। तो पुरुषों को शिक्षित करने के लिए क्या योजनाएं हैं? अभी आशा को इस बात पे समझाया जा रहा है और वो लोग भी फील्ड पे जा रही हैं और घर घर जाके समझा रही कि मेल स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आ भी रहे हैं और अपना नसबंदी करा भी रहे हैं अभी, और कॉन्डोम का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस समय। सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्डोम का रोल। हाँ। हम समझाएंगे क्योंकि स्टेरिलाइजेशन परमानेंट हाँ। होता है। तो जो बेसिक है कि आप कॉन्डोम की इम्पोर्टेंस समझें। कॉन्डोम जस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं, उसके साथ आपको एसटीडी से भी प्रिवेंट STIs करेगा। वगैरह भी तो नहीं ये हो बहुत सकता इंपॉर्टेंट है हाँ। कि आप पुरुषों को अवेयर करें कि कॉन्डोम की इम्पोर्टेंस समझें। घर परिवारों में लेकिन ज्यादातर स्त्रियों पर ही दबाव डाला जाता है कि तुम एक मिथ है कि जैसे नसबंदी होगा तो मैं जो भोजन के लिए महिलाएं बहुत सारी दवाइयाँ खाती हैं, अनवांटेड डायट, कितना सुरक्षित है उनके स्वास्थ्य। देखिए ये तो बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि औरतें गई फार्मासिस्ट के पास और लेके खा लिया, और उसके जब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो हमारे पास आती है। जब बहुत सम टाइम हम देखते हैं कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट? हाँ बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। देखिए जैसे अभी आप लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कब होना चाहिए, डॉक्टर से फर्स्ट विजिट क्यों होनी, कब होनी। जैसे गाँव में लोग कहते हैं अरे अभी 3 महीने बाद मिलना। एक बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं हमारे पास, जिसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो डॉक्टर कहता है कि आपको 1.5 महीने पे डॉक्टर के पास विजिट करना। उसकी इंपॉर्टेंस देखिए होती है कि कभी कभी बच्चा यूट्रस में ना होके उसके पास वाली स्ट्रक्चर्स में, जैसे फेलोपियन ट्यूब में फंस गया। अब क्या वो एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो फेलोपियन ट्यूब तो बढ़ेगी नहीं, ग्रो करती नहीं, जैसे यूट्रस तो ग्रो करता है, तो फेलोपियन ट्यूब फट जाती है। अगर सोचिए पेट के अंदर बच्चा ग्रो कर रहा है, उसकी ट्यूब फट गई है तो माँ बिल्कुल अंदर ब्लीडिंग होती रहती है। कई बार हमारे पास पेशेंट आती है बिल्कुल पल्स लेस, BP लेस होके, फिर हम उसको बहुत सारे तुरंत इमीडिएट सर्जरी के लिए लेके ब्लड ट्रांसफ्यूज करके तभी बचा पाते हैं। और समटाइम तो इतनी बुरी हालत में आती हैं कि बच भी नहीं पाते हैं। इसलिए मासिक चढ़े उसके 2 हफ्ते बाद डेफिनेटली एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना मस्ट है। ये जो पुराना चढ़ा 3 महीने पे मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत है। As soon as possible। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर हम बात करते हैं, किसी महिला को HIV एड्स और इस तरह की कोई इन्फेक्शन लगे हुए हैं और वो गर्भवती है, तो कौन से वो सेफ्टी मेजर्स हैं जो रखे जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, क्या मेजर्स हैं, और उसके बाद हम सरकारी महकमे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए HIV का जो ट्रांसमिशन होता है बच्चे में काफ़ी कम होता है, बट होता है। तो किसी भी कपल का अगर वो HIV पॉजिटिव और प्रेग्नेंट हो गया तो सबसे पहले तो यही टेंशन होती है कि कहीं हमारे बच्चे को तो नहीं हो जाएगा। तो डेफिनेटली देखिए रिस्क है, बहुत कम है, 0.3% कहते हैं, बट है। तो हम लोग सबसे पहले तो यही सब रूल आउट कराते हैं कहीं उस पर बच्चे का इफेक्ट ना आए, है ना। और डिलीवरी के टाइम कोई भी डॉक्टर डिलीवरी कहीं हो तो उसका यूनिवर्सल प्रिकॉशन ज़रूरी है, क्योंकि वो मदर के लिए भी दूसरा, जैसे जो भी स्टाफ उसको डील कर रहा है, जो भी डॉक्टर डील कर रहा है, क्योंकि HIV ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है ना। तो डिलीवरी के टाइम हम लोगों को काफ़ी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि कम से कम लोग उसके टच में आए, कांटेक्ट में आए। तो जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में ही, मेनली मेडिकल कॉलेजेस में ही इसकी डिलीवरी कराना ज़्यादा पॉसिबल है, तो हम लोग रेफर करते हैं। कि IPL क्या है और उसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए और वो कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है। IPL एक प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसको विदिन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में ही लेना चाहिए। जैसे आप संबंध बनाया और विदिन 72 आवर्स उसको लेना चाहिए। बोलते तो है 72 आवर्स, बट हम लोग जब पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते तो बोलते हैं एज सून एज पॉसिबल। जब नहीं आपने कुछ इंटरकोर्स वगैरह किया तो तुरंत ही ले लीजिए उसको। पूरी लाइफ में बट इसको आप आदत नहीं डालना चाहिए कि हम इसी से आप हमेशा ही बचते रहें। इससे क्या होता है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आपका मेंसेस का साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जैसे शॉर्ट साइकिल, जल्दी पीरियड आ जाना, पीरियड ना आना, ये सब चीज़ें हो सकता है। तो इसको आप एक कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका नहीं बता सकते। जैसे लगातार लेने की वजह से गर्भधारण में भी कोई दिक्कत आती है? जब आपका मेंसेस से नॉर्मल नहीं रहेगा तो गर्भधारण में दिक्कत तो आएगी। नारी संबंधी बहुत सारी चर्चा आज यहाँ पर हुई, और विश्व नारी स्वास्थ्य दिवस पर इतनी अच्छी चर्चा इस बात का परिणाम है, इस बात का सबूत है कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। आज यहाँ पर जो लोग भी आए वो अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट थे, चाहे बात हम सोशल की करें, चाहे हम मेडिकल स्वास्थ्य महकमे की बात करें। बहुत अच्छी चर्चाएँ हुई, बहुत अच्छे टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए गए।
विश्व में पहली बार अफ्रीका में जब 1987 में ये इसकी जो है चर्चा हुई थी, तो एक स्वास्थ्य संगठन बना था महिलाओं का, यूनिवर्सल स्वास्थ्य संगठन रिप्रोडक्टिव केयर के लिए। भारत में भी ऐसे संगठनों की आवश्यकता है, भारत में भी ज़रूरत है ऐसी रूट लेवल पे काम करने की, महिलाओं को जागृत होने की, हमारी सामाजिक समितियों, एनजीओ और संस्थाओं को महिला संबंधी मुद्दों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आज इस सुंदर परिचर्चा का अवसर देने की लाउड स्पीकर 90 FM की तरफ से। ये एक जो है इनिशिएटिव लिया गया कि आज विश्व महिला स्वास्थ्य दिवस पर हर महिला अपने जीवन में स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूक हो। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।